Hello guys, welcome to my YouTube channel which is Legal Study and I hope you all are well. So आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फर्स्ट सीरीज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. So let's start without wasting the time. So first of all we have the introduction. So basically the act came into force on 1st September 1872 एंड द एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एंड पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है. इसे हम कॉमनली लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं. द एक्ट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. जैसे कि हमें पता है ये एक्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. द फर्स्ट पार्ट इज सेक्शन 1 to 75 विच इज़ कॉल्ड जनरल कॉन्ट्रैक्ट and the second part is section 124 to 238 which is called special contract, right? So let's move to the meaning of contract. Basically what is a contract? Contract होता क्या है? A contract is an agreement between the parties reduced in writing giving effect to the purpose of the parties. अगर हम easy language में समझें, basically contract एक agreement है जो दो parties के बीच में होता है, writing में होता है. and अगर हम section 2H of Indian Contract Act की बात करें तो हमें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी हुई है उसमें. तो एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. सिंपल वे में हमें दी हुई है कि एक अग्रीमेंट होना चाहिए जो कि लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल होना चाहिए. तो हमें यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के दो इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं. लाइक द फर्स्ट वन इज़ एन अग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट हो, एंड द सेकेंड वन इज़ द अग्रीमेंट शुड कंप्लाई विद द लॉ. सो जो हमारे पास अग्रीमेंट हमने किया है दो पार्टीज़ के बीच में, वो जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके लॉज को कंप्लाई करना चाहिए, उसके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, राइट? So now we have essentials of contract. अगर हमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होंगे. सो बेसिकली वो हमें सेक्शन 10 में डिफाइंड है, राइट? सो क्या बोलता है सेक्शन 10? व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट. कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे. सो देख लेते हैं. ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट. सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट है इफ़ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट. अगर वो फ्री कंसेंट से बने हैं, पार्टीज़ की कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टीज़ हैं वो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लॉफुल कंसिडरेशन के साथ बने हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ बने हैं, और नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, और पहले से वॉइड डिक्लेयर नहीं किए गए. हम इसे इजी वे में समझते हैं. बेसिकली इसके 7 इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं. द फर्स्ट वन इज़ अग्रीमेंट. जैसे कि हमने ऊपर देखा कि यहाँ पर अग्रीमेंट होना चाहिए दोनों पार्टीज़ के बीच में. दूसरा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. ये सेक्शन 10 में डिफाइंड नहीं है, ये हमने अलग से एक इंग्रेडिएंट है इसका जो कि सेक्शन में डिफाइन नहीं है. द थर्ड वन इज़ लॉफुल कंसिडरेशन जो कि सेक्शन 2D and 25 में डिफाइंड है. पार्टीज़ टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और जो पार्टीज़ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए जो कि सेक्शन 11 में बताया हुआ है. फ्री कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज़ की, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, और वॉइड डिक्लेयर नहीं होनी चाहिए लॉ के द्वारा, राइट? सो इन्हें अब फर्स्ट 1 by 1 हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं. अग्रीमेंट सेक्शन 2E में डिफाइंड है, ठीक है? बेसिकली किसी भी अग्रीमेंट को करने के लिए हमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो अब पहले हम लोग देख लेते हैं एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है जो कि सेक्शन 2E में डिफाइन है. एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट. बेसिकली प्रॉमिस होना चाहिए और सेट ऑफ प्रोमिस जो कि कंसिडरेशन के साथ में हो रहा है दोनों की पार्टीज़ के में, इसको हम एग्रीमेंट मान लेंगे. लेकिन किसी भी एग्रीमेंट को होने के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बेसिकली अगर मैं कोई कार खरीदना चाहती हूँ तो मैं दूसरी पार्टी को कुछ ऑफर करूँगी कि मैं आपकी कार 1 लाख रुपये में खरीदना चाहती हूँ या बाय करना चाहती हूँ, ठीक है? तो मैं प्रपोजल तो कुछ ना कुछ भेजूंगी उसको कि मैं इंटरेस्टेड हूँ आपकी कार परचेज़ करने के लिए, आप मुझे 1 लाख रुपीज़ में दे दीजिए. तो मैंने क्या किया, ये ऑफ़र किया, उसको प्रपोजल भेजा. तो इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं. एन ऑफर इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सन शोइंग हिज विलिंगनेस. बेसिकली मैं विलिंग हूँ उस चीज़ को बाय करने के लिए, टू अनदर पर्सन टू डू और नॉट टू डू समथिंग टू ऑब्टेन हिज कंसेंट ऑन सच एक्सप्रेशन. तो मैं उसका कंसेंट जानना चाहती हूँ. अब मैं अपनी विलिंगनेस दिखा रही हूँ तो उसका कंसेंट तो मैं जानना ही चाहूँगी, राइट? सो एग्जाम्पल अगर हम देखें, ए टेल्स टू बी, ए ने बी से बोला आई वॉन्ट टू सेल माई मोटरसाइकिल. मैं मोटरसाइकिल सेल करना चाहता हूँ टू यू एट ₹30,000. विल यू परचेज इट. तो बी से बोला कि आप इंटरेस्टेड हैं परचेज करने में. सो ये क्या हुआ, हमारा ऑफर हो गया, ये प्रपोजल हो गया, ठीक है? नाउ अब बी क्या बोल रहा है, एक्सेप्टेंस बोल रहा है. हमें एक्सेप्टेंस मीन्स गिविंग कंसेंट टू द ऑफर.
अभी मैंने उस ऑफर के ऊपर कंसेंट अपनी दे दी, तो वो क्या बन गया, एक्सेप्टेंस बन गया. इट इज़ एन एक्सप्रेशन बाय द ऑफरी ऑफ हिज विलिंगनेस टू बी बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ द ऑफर, राइट. अब एग्जाम्पल के अगर हम जरिए समझें, एक्स ऑफर टू सेल हिज कार टू वाई. अब एक्स ने ऑफर किया अपनी कार वाई को सेल करने के लिए 1 लाख रुपीज़ में. वाई अग्री टू बाय द कार ऑफ फॉर रुपीज़ 1 लाख, तो वाई अग्री हो गया उस चीज़ पे. सो वाइज जो एक्ट है, वाइज एक्ट इज एन एक्सेप्टेंस. तो जो वाई ने एक्ट किया उसको हम एक्सेप्टेंस मान लेंगे, राइट. द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. सो जो हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो बोलता है इंटेंशन होना चाहिए आपका उस लीगल रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए, राइट. अगर आपका इंटेंशन ही नहीं है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, राइट. यू हैव द इंटेंशंस in order that an offer after acceptance can result in valid contract. It is necessary that the offer should be made with an intention to create the legal relationship. तो आपका इंटेंशन वहाँ होना चाहिए, राइट. अगर मैं कार परचेज करना चाहती हूँ तो मेरा, और मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ दूसरी पार्टी का, तो मेरे वहाँ लीगल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए मेरा इंटेंशन वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है. अगर मेरा इंटेंशन ही नहीं है, मैं जस्ट ऐसे ही बोल दिया उस चीज़ को, तो वहाँ तो उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान ही नहीं सकते हैं, राइट. सो आपका इंटेंशन मस्ट बी देयर. सो द थर्ड वन इज लॉफुल कंसिडरेशन विच इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D एंड सेक्शन 25. सो यहाँ हम कंसिडरेशन की बात करें तो बेसिकली कंसिडरेशन का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ के एक्सचेंज में कोई चीज़ कर रहे हो, राइट. जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक चिप्स परचेज़ करना चाह रही हूँ तो मैं उसके लिए आपको शॉप वाले को 10 रुपीज़ दे रही हूँ, तो वो क्या है, उस चिप्स के बदले में कंसिडरेशन है, राइट. अब वो जो शॉप वाला है वो उस मनी के बदले में मुझे चिप्स दे रहा है, तो वो उसका कंसिडरेशन ले रहा है. तो कंसिडरेशन इज जस्ट लाइक अ थिंग, राइट. मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन की बात करें, व्हाट when at the desire of the promise or any other person has done or abstained from it, like वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ चीज़ उसको करनी है, कोई चीज़ या नहीं करनी है, which is called past consideration, or does or abstain from doing, which is called present consideration, or promises to do or abstain from doing something, which is called future consideration. तो आपको consideration आपका जो होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ करेंगे और ये चीज़ नहीं करेंगे. इसको हम डिटेल में अलग से वीडियो बना के इसको डिटेल में पढ़ेंगे, राइट. अभी एसेंशियल्स में इतना सफिशिएंट रहेगा आपके लिए. नाउ द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज पार्टीज टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 11 में डिफाइंड है कि पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. तो एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी. आपका 18+ होना चाहिए वो पर्सन, साउंड माइंड होना चाहिए, इंसेन नहीं होना चाहिए, एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, राइट. और जो पर्सन्स कॉम्पिटेंट नहीं हैं वो क्या कहलाएंगे, वो माइनर्स हैं जो कॉम्पिटेंट नहीं हैं. अनसाउंड माइंड पर्सन्स हैं तो वो पर्सन्स डिस्क्वालीफाइड रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट करने से, राइट. एंड नेक्स्ट वी हैव फ्री कंसेंट. सेक्शन 14 में डिफाइंड है, 2 or more person are said to consent when they agree upon the same thing in same sense, right. कंसेंट हम कब कहेंगे कि कोई 2 पर्सन लाइक ए और बी पर्सन है, वो सेम थिंग पे अपनी कंसेंट दे रहे हैं, सेम सेंस में दे रहे हैं, तो उसको हम कंसेंट मान लेंगे. लेकिन फ्री कंसेंट क्या है, फ्री कंसेंट is said to be free when consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. बेसिकली जो कंसेंट दी गई है पार्टी द्वारा वो अंडर कॉर्शन नहीं होनी चाहिए, अंडर इन्फ्लुएंस में नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड में नहीं दी हुई है उसने, मिसरिप्रेजेंटेशन द्वारा नहीं ली होनी चाहिए, मिस्टेक में नहीं दे दी हो. तो जो कंसेंट है वो कंसेंट मस्ट बी फ्री, राइट. सो ये जो कॉर्शन है सेक्शन 15 में डिफाइंड है, अंडर इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में डिफाइंड है, फ्रॉड सेक्शन 17 में डिफाइंड है, मिसरिप्रेजेंटेशन 18 में डिफाइंड है, और मिस्टेक सेक्शन 20, 21 एंड 22. इसे डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. एंड फॉर नाउ इट इज़ सफिशेंट. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ लॉफुल ऑब्जेक्ट. सेक्शन 23 में डिफाइंड है कि आप अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए. द ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल. द ऑब्जेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल और लीगल, राइट, अनलेस फॉरबिडन बाय लॉ. तो जो आपका
जो ऑब्जेक्ट है वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, डिफीट नहीं करने चाहिए कोई प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए, किसी पर्सन को इंजरी या प्रॉपर्टी को उसकी इंजरी नहीं पहुंचनी चाहिए उस ऑब्जेक्ट की वजह से, और कोर्ट ने उसको इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी डिक्लेयर नहीं किया होना चाहिए। तो द ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल और लीगल, राइट। द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय लॉ। लॉ में उसे पहले से वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो, लाइक अग्रीमेंट विच आर नॉट सर्टेन। अगर कोई एग्रीमेंट है जो सर्टेन ही नहीं है, लाइक अगर आप सम, जैसे कोई आपके पास कोई नंबर नहीं है, लाइक सम बनानास, सम एप्पल्स, तो ये जो सम है वो सर्टेन नंबर नहीं है कोई। लाइक अगर मैं कुछ एप्पल बाय करना चाहती हूँ, या मैं कोई बनाना बाय करना चाहती हूँ, या कुछ भी मैं और भी बाय करना चाहती हूँ, तो मेरे पास उसका एक सर्टेन नंबर होना चाहिए। लाइक मुझे 2 बनानास दे दीजिए, राइट। अगर मैं बोलूँ मुझे सम बनानास दे दीजिए, तो उसका कोई स्पेसिफिक मेरे पास नंबर मौजूद नहीं है, तो ये क्या है, एक सर्टेन नहीं है, ये चीज़ अनसर्टेन चीज़ है, राइट। अभी कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल है, कोई जो एक एक्ट जो कि इम्पॉसिबल है, कंटिंजेंट है, तो वो भी वॉइड माना जाएगा। या इम्पॉसिबल एक्ट है कोई जो कि पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म करना, वो भी वॉइड माना